आपके लिए लेकर आ गया हूँ आपकी डिमांड पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, या फिर आप कह सकते हैं द इंटीरियर ऑफ आवर अर्थ। कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना से रिलेटेड हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम विनिंग जो 100 क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, हाई लेवल के क्वेश्चंस है और काफ़ी बारी रिपीटेड भी हो चुके हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहने वाला है आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। तो बिना वक्त गुजारे शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको रोज़ाना ही इसी प्रकार की वीडियो आपके मोबाइल फ़ोन पर सबसे पहले मिले। तो शुरुआत करेंगे हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट से कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ताकि आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई भी थोड़ी सी दिक्कत ना हो पाए। ठीक है, थोड़ा सा हम जान लेते हैं पृथ्वी के इंटीरियर के बारे में। तो सबसे पहली बात तो मैं यही कहूँगा कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके संबंध में जो है वैज्ञानिकों में काफ़ी मतभेद हैं, कंट्रोवर्सीज़ हैं अभी भी। क्योंकि जो पृथ्वी के गर्भ में यानी कि पृथ्वी के अंदर में पाई जाने वाली जितनी भी जो परतें हैं उनकी मोटाई, डेंसिटी, टेम्परेचर, ठीक है, ये जो है वहाँ पाए जाने वाले पदार्थों की प्रकृति पर अभी पूर्ण सहमति नहीं हो पाई है। कि जितने भी इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे, कुछ भी चीज़ें हैं, उससे रिलेटेड भी अभी कंट्रोवर्सीज चली हुई हैं। ठीक है, तो क्योंकि ह्यूमन ने पृथ्वी के अंदर जाकर तो देखा नहीं। और बात करते हम इसके खुदान के बारे में, अगर हम पृथ्वी को नीचे भी खोदें तो टेम्परेचर और प्रेशर जो है नीचे जाने से बढ़ता रहता है। और इसके अंदर जो मेटल्स होंगी, ठीक है, वो भी जो है इतनी भारी होती हैं, इतनी टेम्परेचर उसका भी होता है कि हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं, पृथ्वी के केंद्र तक हम पहुँच ही नहीं पाते हैं। इवन हम देखते हैं अफ्रीका की कोयला खदानों के बारे में भी, वहाँ पे भी हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि वहाँ से भी 12 किलोमीटर तक की हमें जानकारी मिलती है पृथ्वी के नीचे की ओर। ठीक है, और जो ज्वालामुखी हैं अगर उसे भी हम साइंटिफिकली उसे भी हम स्टडी करें तो वो भी 60 किलोमीटर से ज़्यादा हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता है। तो इसीलिए पृथ्वी के जो इंटीरियर है उसके बारे में थोड़े से कंट्रोवर्सीज़ हैं, थोड़े से मतभेद हैं वैज्ञानिकों में अभी भी। ठीक है, ये था कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन, तो आपको ज़रूर ये थोड़ा सा पता होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं। थोड़ा सा इसके लेयर्स से हम स्टार्ट करेंगे ताकि आपको क्वेश्चंस को समझने में आगे कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले जो वो परत होगी, ये हमारा सबसे पहले जो आपको ऊपर से दिख रहा है ये हमारा होगा सरफेस एरिया। कौन सा एरिया होगा? सरफेस एरिया। उसके बाद हमारी जो है, पहले तो मैं बता दूं, ये जो है 3 भागों में बांटा गया पृथ्वी को। ठीक है, पहले हो गया क्रस्ट, दूसरी हो गया मेंटल, तीसरी हो गया क्रोट। ठीक है, क्रस्ट जो है हम हिंदी में भूपपट्टी भी कहते हैं। मेंटल हो गया आपके पास, इसको हम आवरण भी कहते हैं। और कोर को तो हम कहते हैं केंद्रीय भाग भी कहते हैं। और लास्ट जो यहाँ पे है इसको हम कहेंगे द सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, ये आपको ज़रूर नोट डाउन कर लेना है। तो ये थी हमारे पास 3 प्रकार की परतें या फिर हिस्सों में हम पृथ्वी के केंद्र से सतह तक के जो पार्ट्स होंगे उसको 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, ये आपको ज़रूर नोट डाउन कर लेना है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि रहने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो बेसिक इंट्रोडक्शन तो आपको पता ही चल गया होगा। तो अब शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पृथ्वी की औसत त्रिज्या यानी कि एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ कितनी मानी जाती है? यानी कि पृथ्वी के केंद्र से लेकर, ये पृथ्वी है, इसके केंद्र से लेकर जो है इसकी जो है त्रिज्या, रेडियस कितनी होगी? तो वो होगी 6371 किलोमीटर के अराउंड। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? किन 3 भागों में बांटा गया है? तो वो 3 भाग है, भूपपट्टी, मेंटल, क्रोट। ये मैंने आपको पहले डिस्कस कर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस परत को क्या कहते हैं? जो पृथ्वी की सबसे आउटर लेयर होती है उसको हम कहते हैं भूपपट्टी यानी कि क्रस्ट। ठीक है, यह जो है करीब जो भूपपट्टी होती है वो लगभग 34 किलोमीटर तक इसके गहराई होती है, उसका एरिया होता है अंदर तक। ठीक है, और ये बेसॉल्ट चट्टानों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, आगे हम बात ज़रूर करेंगे इसके बारे में।
क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी की भूप्रकृति की औसत मोटाई, अब मोटाई की बात की है तो 5 से 70 किलोमीटर होगी। जो भूप्रकृति होगी, फर्स्ट लेयर होगी, वो लगभग 5 से 70 किलोमीटर के अराउंड होती है। क्वेश्चन नंबर 5, महाद्वीपीय भूप्रकृति की औसत मोटाई कितनी होती है? महाद्वीपीय भूप्रकृति जो होगी वो लगभग 35 किलोमीटर तक होती है उसकी मोटाई, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, महासागरीय भूप्रकृति की औसत मोटाई कितनी होती है? तो महासागरीय भूप्रकृति की जो औसत मोटाई होगी वो भी 5 से 10 किलोमीटर होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। महाद्वीपीय और महासागरीय में आपने कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, तो इनमें मोटाइयों से ही थोड़ा सा डिफरेंस बनता है, तो आपको ज़रूर ये याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7, महाद्वीपीय भूप्रकृति मुख्य रूप से किन तत्वों से बनी होती है? अब जो महाद्वीपीय भूप्रकृति होती है, ठीक है, तो वो जो है बनी होती है सिलिका और एल्यूमिनियम से, ठीक है। किससे बनती है? सिलिका और एल्यूमिनियम से, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, सिलिका और जो एल्यूमिनियम से बनी परत को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसी को ही हम सियाल भी कहते हैं, यानी कि ऐसा ही मतलब सिलिका, एल मतलब एल्यूमिनियम, तो वो प्रॉपर्टी को हम सियाल लेयर भी कहते हैं। ये आपको याद रखना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, महासागरीय भूप्रकृति मुख्य रूप से किन तत्वों से बनी होती है? अब महासागरीय भूप्रकृति किन तत्वों से बनी होती है? वो बनती है सिलिका और मैग्नीशियम से। किससे? सिलिका और मैग्नीशियम से, तो इसीलिए इसको कहा जाता है SiMa। क्या कहा जाता है? सीमा, SiMa, ठीक है। जैसे इसमें कहा गया है सिलिका और मैग्नीशियम से बनी परत को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको कहते हैं साइमा या सीमा, ठीक है। SiMa, सिलिका और मैग्नीशियम से बनी प्रॉपर्टी को, ठीक है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11, भूप्रकृति और मेंटल के बीच जो स्थित रेखा है जो उनको एक दूसरे से अलग करती है, उस सीमा को क्या कहा जाता है? यानी कि मैंने आपको ऊपर डायग्राम में दिखाया था, ठीक है। ये थी हमारे पास, मान लो ये हमारे पास भूप्रकृति, ठीक है, ये है मेंटल, ठीक है, और लास्ट में आएगी क्रोड, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक सीमा होगी जो इन दोनों को डिवाइड करेगी, भूप्रकृति और मेंटल को, ठीक है। तो उस सीमा को कहते हैं हम मोहरोविचिक मोहरोविचिक असंतति, ठीक है। ये आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 12, मोहरोविच असंतति की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इनका नाम था एंड्रीजा मोहरोविचिक। जिस नाम से मतलब किसी सीमा की खोज हुई है, तो किस वैज्ञानिक ने उस सीमा की खोज की थी, उसी के नाम पे उस सीमा का नाम रखा गया था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो ये थे एंड्रीजा मोहरोविचिक, जिन्होंने मोहरोविचिक असंतति की खोज सबसे पहले की थी। क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वी के कुल आयतन का सबसे बड़ा भाग किस परत द्वारा बनाया जाता है? पृथ्वी के कुल आयतन का सबसे बड़ा भाग जो है मेंटल द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा? मेंटल, जो लेयर होगी सेकेंड वाली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं हम। मेंटल पृथ्वी की सतह से लगभग कितनी गहराई तक फैली हुई है? तो पृथ्वी की सतह से लगभग, पृथ्वी की स्टार्टिंग सतह की बात कर रहे हैं, सतह से लेकर कितनी गहराई तक है? तो वो है 2900 किलोमीटर तक, ठीक है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग कितना प्रतिशत भाग मेंटल से बना है? लगभग 84% भाग जो है पृथ्वी के कुल आयतन का, लगभग 84% भाग मेंटल से बना हुआ है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16, मेंटल मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों से बनते हैं? मेटल जो है वो बनती है पेरिडोटाइट। कौन सी चट्टानें होगी? वो पेरिडोटाइट। ये भी आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एग्ज़ाम में ये भी जो है पूछा जाता है, ठीक है, कि किन चट्टानों से कौन सी चीज़ बनी हुई है। एग्ज़ाम में बहुत बार ये भी पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वी के ऊपरी मेंटल में स्थित अर्धद्रव परत को क्या कहा जाता है? यानी कि पृथ्वी के ऊपरी मेटल में स्थित जो अर्धद्रव परत है उसको कहते हैं एस्थेनोस्फीयर। क्या कहते हैं? एस्थेनोस्फीयर। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18, एस्थेनोस्फीयर किस परत के ठीक नीचे होता है? तो वो होता है लिथोस्फीयर के नीचे। अब लिथोस्फीयर को क्या है, ठीक है, लिथोस्फीयर होगा, जैसे आपके पास डायग्राम है हमारे पास,
तो पहली होगी हमारे पास भू प्रॉपर्टी, ठीक है, दूसरी होगी मेटल, और लास्ट में होगी क्रूड, और ये हो गया सेंटर, ठीक है। तो ये वाली जो लेयर होगी वो होगी लिथोस्फीयर, मतलब भू प्रॉपर्टी और ऊपरी मेटल का कठोर भाग, उसको कहेंगे हम लिथोस्फीयर, और मेटल और क्रूड के बीच में जो होगी उसको कहेंगे हम एस्थेनोस्फीयर, और क्रूड और जो सतह होगी हमारे पास सेंटर होगा अर्थ का, उस पर हम कहेंगे पायरोस्फीयर, ठीक है, तीसरी लेयर, ठीक है। ये आपको ज़रूर नोट डाउन कर लेनी है। अब लिथोस्फीयर जो होगा किन भागों से मिलकर बनता है, मैंने बता दिया, भू प्रॉपर्टी और ऊपरी मेटल का जो कठोर भाग होता है उससे मिलकर लिथोस्फीयर की रचना जो स्ट्रक्चर है वो बनता है। क्वेश्चन नंबर 20, प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत का आधार पृथ्वी की कौन सी परत है, तो वो है एस्थेनोस्फीयर जो है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का आधार है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, मेटल क्रोड के बीच स्थित सीमा को क्या कहा जाता है, उस मेटल और क्रोड, अब सेकंड और लास्ट वाली जो लेयर है उसके बीच की जो सीमा है उसको क्या कहते हैं, वो गुटनबर्ग असंतति कहते हैं। क्या कहते हैं, गुटनबर्ग असंतति, ठीक है। इसकी जो डिस्कवरी थी, चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा आपको इसको, वो जो है गुटनबर्ग ने किया थी, चलो बता ही देते हैं, क्योंकि मैंने पहले कहा है कोई सी लेयर है उसका नाम जिसने उसको खोजा था उसी के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, गुटेनबर्ग असंतति लगभग कितनी गहराई पर स्थित है, तो वो है 2900 किलोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, पृथ्वी के सबसे भीतरी भाग को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है क्रोड। क्या कहा जाता है, क्रोड। क्वेश्चन नंबर 24, पृथ्वी का क्रोड मुख्य रूप से किन धातु से बनता है, तो वो लोहा और निकल से बनता है, लोहा और निकल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, लोहा और निकल से बने क्रोड को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे कहते हैं हम निफे, लोहे और निकल से बने क्रोड को। अब जो क्रोड होगा, जो क्रोड वाली लेयर है उसको हम क्या कहेंगे, निफे भी कहेंगे, क्यों, क्योंकि वो निकल और लोहा से बना है, तो निफे NIFE से बना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, पृथ्वी के बाह्य क्रोड की भौतिक अवस्था यानी कि फिजिकल सिचुएशन कैसी होती है, फिजिकल जो स्टेट होती है वो कैसी होती है पृथ्वी के बाह्य क्रोड की, तो वो द्रव रूप में होती है, ठीक है। पृथ्वी का जो आंतरिक क्रोड है उसकी कैसी होगी, फिर वो होगी ठोसियो, ठीक है, ठोस तरह से होगी आंतरिक क्रोड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, बाह्य क्रोड, अब बात करेंगे बाह्य क्रोड, उसकी लगभग कितनी गहराई है, यानी कि कितना डेप्थ है उसकी, तो वो है 2900 से लेकर 5150 किलोमीटर्स तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, आंतरिक क्रोड की लगभग कितनी गहराई है, तो वो है 5150 से लेकर 6371 किलोमीटर तक, ठीक है। ये गहराइयाँ आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट रहती है एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 30, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किस कारण उत्पन्न होता है, पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो होता है बाह्य क्रोड में द्रव लोहे की गति के कारण, किसके कारण, द्रव लोहे की गति के कारण। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 31, भूकंपीय तरंगों की कितने प्रकार की होती हैं, भूकंपीय तरंगें जो है 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। अब उन तरंगों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। भूकंपीय तरंगों के 3 प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं, तो वो होगी P तरंगे, S तरंगे, L तरंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, P तरंगों का पूरा नाम, P तरंगों को हम प्राथमिक तरंगे कहते हैं, क्या कहते हैं, प्राथमिक तरंगे। P तरंगे किन माध्यमों से होकर गुजर सकती हैं, ठोस, द्रव और गैस। क्वेश्चन नंबर 35, सबसे तेज भूकंपीय तरंग कौन सी है, तो वो है P तरंग। क्वेश्चन नंबर 36, S तरंगों का पूरा नाम क्या है, तो उनको हम कहते हैं द्वितीय तरंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, S तरंगे जो होगी किन माध्यमों से होकर गुजर सकती है, तो वो केवल ठोस माध्यम से ही गुजर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 38, S तरंगे बाह्य क्रोड से होकर क्यों नहीं गुजर पाती, क्योंकि जो बाह्य क्रोड है वो कैसा है, वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, और बात की हमने S तरंगों की, वो ठोस से ही होकर गुजरेगा, यानी कि आंतरिक क्रोड से होकर गुजर सकती हैं S तरंगे, ना कि बाह्य क्रोड से होकर। क्वेश्चन नंबर 39, L तरंगे पृथ्वी के किस भाग पर चलती हैं, पृथ्वी की सतह पर जो होंगी वो जो चल सकती हैं उनको L तरंगे कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, सबसे अधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंग कौन सी होती है,
वो होती है एल तरंग। कौन सी? एल तरंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 41, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने वाला सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? तो वो है भूकंपीय तरंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम सबसे ज़्यादा जो है भूकंपीय तरंगों से ही हम थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, पृथ्वी का सबसे गर्म भाग कौन सा होता है? तो वो होता है आंतरिक क्रोड। ये आपको याद रखना है। और उसका जो इंटरनल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? तो वो होता है 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 44, पृथ्वी के केंद्र की ओर घनत्व क्यों बढ़ता है? क्योंकि वहाँ पे भारी जो तत्व है, मेटल्स वहाँ पे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा भारी हैं, अधिकता है उनकी भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में है, और सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है वहाँ पे मेटल्स है, तो इसलिए डेंसिटी वहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 45, पृथ्वी के केंद्र पर दबाव लगभग कितना होता है? लगभग 36 लाख वायुमंडल। ठीक है, वो पृथ्वी के केंद्र पर प्रेशर होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 46, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? तो उसको हम कहते हैं भूविज्ञान। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन भूविज्ञान में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, लिथोस्फीयर को हिंदी में क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम शैलमंडल। अब स्थेनोस्फीयर को हिंदी में क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं दुर्लभ मंडल। ठीक है, ये भी थोड़े से आपको पता होना चाहिए। और मेसोस्फीयर किसे कहा जाता है? निचले मेटल को जो है हम क्या कहते हैं? मेसोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 50, पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? तो वो है भूपोपर्टी। और पृथ्वी की सबसे मोटी परत वो होगी मेटल। पृथ्वी का सबसे भारी भाग, हैवी वेट वाला जो भाग है वो कौन सा है? वो है क्रोड। क्वेश्चन नंबर 53, सियाल शब्द किन तत्वों से मिलकर बना है? सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। साइमा शब्द किन तत्वों से मिलकर बना है? सिलिका प्लस मैग्नीशियम। और निफे शब्द किससे मिलकर बना है? निकेल और लोहा, ये जो एलिमेंट्स है इनसे मिलकर। क्वेश्चन नंबर 56, मोहो असंतति किससे अलग करती है? मोहो असंतति हो गई भूप्रॉपर्टी और मेटल को अलग करने वाली जो असंतति है उसको कहेंगे हम मोहो असंतति। ठीक है, गुटेनबर्ग असंतति किसे अलग करती है? तो गुटेनबर्ग असंतति जो है मेटल और क्रूड को एक दूसरे से अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 58, लेहमैन असंतति किसे अलग करती है? बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड, इन दोनों को के बीच में जो लेयर होगी उसको कहेंगे हम लेहमैन असंतति। ठीक है, जो इन दोनों को एक दूसरे से अलग करती है वो वाली सीमा। ठीक है, लेहमैन असंतति की खोज किसने की थी? ये की थी इग्ने लेहमैन ने। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। भूकंप मापी यंत्र को क्या कहा जाता है? भूकंप मापने के यंत्र को कहा जाता है सिस्मोग्राफ। क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 61, सिस्मोग्राफ का उपयोग किसके लिए किया जाता है? भूकंप तरंगों को रिकॉर्ड करने के लिए, भूकंपी तरंगों को रिकॉर्ड करने के लिए सिस्मोग्राफ का यूज़ करते हैं। पी तरंगों को संपीड़न तरंगे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो कण हैं वो आगे की और पीछे की ओर आगे पीछे गति करते रहते हैं, तो इसीलिए इसे कहते हैं संपीड़न तरंग। एग्जाम में ये पूछा भी जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 63, एस तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें जो कण होते हैं वो तरंग दिशा के लंबवत गति करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64, एल तरंगों का दूसरा नाम सतही तरंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65, पृथ्वी की आयु लगभग कितनी मानी जाती है? वो मानी जाती है 4.54 अरब वर्ष। क्वेश्चन नंबर 66, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 67, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का अधिकांश भाग किस में केंद्रित है? तो वो है क्रोड में। 68, मेटल का प्रमुख रासायनिक तत्व कौन सा है? तो वो है प्रमुख जो तत्व है वो होगा मैग्नीशियम। एम से मेटल, एम से मैग्नीशियम, इस तरह से आप ये याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 69, पृथ्वी की विवर्तनीय प्लेटें किस परत पर तैरती हैं? तो वो तैरती हैं एस्थेनोस्फीयर पर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 70, पृथ्वी के भीतर तापमान बढ़ने की दर को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के भीतर जो तापमान बढ़ने की दर है उसे कहते हैं भूतापीय प्रवणता। क्वेश्चन नंबर 71, भूतापीय प्रवणता का औसत मान कितना है? तो वो होगा 32 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72, पृथ्वी के क्रोड का प्रमुख धात्विक संगठन क्या है? तो वो है लोहा और निकेल, निफे जिसको हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने वाली सबसे महत्वपूर्ण तरंग कौन सी है? जो कि पृथ्वी के केंद्र सेंटर तक पहुंचती है वो होगी पी तरंग। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 74, एस तरंगों की अनुपस्थिति से किस परत की पहचान हुई? तो एस तरंगों की उस उपस्थिति से हो गई थी हमारे पास बाह्य क्रोड की की परत की पहचान हो गई थी। बाह्य का जो क्रोड होता है। पृथ्वी की सबसे कठोर परत कौन सी है? लिथोस्फीयर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 76, लिथोस्फीयर कितनी प्रमुख प्लेटों में विभाजित है? तो वो 7 प्लेटों में विभक्त है लिथोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 77, भारतीय प्लेट किस प्रकार की प्लेट है? वो है विवर्तनिक प्लेट। क्वेश्चन नंबर 78, पृथ्वी के आंतरिक भाग का प्रत्यक्ष अध्ययन क्यों संभव नहीं है? क्योंकि वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, जिस कारण से हम उसे अध्ययन अच्छे से नहीं कर पाते। और मेटल्स की जो अधिकता है वो सबसे ज़्यादा वहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अप्रत्यक्ष अध्ययन किसने किया? प्रत्यक्ष तो नहीं कर सकते, इनडायरेक्ट अध्ययन किसने किया? किससे किया जाता है? वो भूकंपीय तरंगों से किया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 80, भूकंप का उद्गम केंद्र क्या कहलाता है? उसे कहते हैं हम हाइपोसेंटर या फिर फोकस। क्वेश्चन नंबर 81, फोकस के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं हम एपिसेंटर, अधिकेंद्र कहते हैं। फोकस के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु अधिकेंद्र, एपिसेंटर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 82, पृथ्वी के केंद्र की दूरी कितनी है? तो वो है 6371 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 83, पृथ्वी के आंतरिक भाग में ताप का मुख्य स्रोत क्या है? वो है रेडियोधर्मी तत्वों का विघटन। क्वेश्चन नंबर 84, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूरेनियम और थोरियम किस प्रकार की ऊष्मा उत्पन्न करते हैं? तो वो करते हैं रेडियोधर्मी ऊष्मा। क्वेश्चन नंबर 85, पृथ्वी की सबसे गतिशील परत कौन सी है? तो वो है एस्थेनोस्फीयर। ठीक है, गतिशील परत। क्वेश्चन नंबर 86, पर्वत निर्माण की प्रक्रिया मुख्यतः किससे संबंधित है? तो पर्वत निर्माण की प्रक्रिया होती है प्लेट विवर्तनिकी से। क्वेश्चन नंबर 87, ज्वालामुखी क्रियाएं मुख्यतः किस परत से संबंधित है? ज्वालामुखी जो की क्रियाएं हैं वो मेंटल परत से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 88, मैग्मा का प्रमुख स्रोत किसकी कौन सी परत है? मैग्मा जो है ऊपरी मेटल से बनता है। क्वेश्चन नंबर 89, पृथ्वी की सबसे भारी रासायनिक परत कौन सी है? जो रासायनिक परत है वो है भूपटल, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 90, पृथ्वी की सबसे भीतरी रासायनिक परत कौन सी है? वो है क्रोड। क्वेश्चन नंबर 91, पृथ्वी का क्रोड कुल त्रिज्या का लगभग कितना भाग गिरता है? तो वो गिरता है लगभग 55%। क्वेश्चन नंबर 92, मेंटल और भूपटल मिलकर किसका निर्माण करते हैं? लिथोस्फीयर। ये थोड़ी सी लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने वाले सिद्धांत को डायनेमो सिद्धांत, चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने वाला सिद्धांत डायनेमो सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 94, पृथ्वी का बाह्य क्रोड किस अवस्था में पाया जाता है? तो वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 95, पृथ्वी का आंतरिक क्रोड ठोस क्यों है? क्योंकि वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 96, पृथ्वी के सबसे कम घनत्व वाली प्रमुख परत कौन सी है? तो वह भूपटल। क्वेश्चन नंबर 97, पृथ्वी की सबसे अधिक घनत्व वाली प्रमुख परत कौन सी है? तो वो है आंतरिक क्रोड। क्वेश्चन नंबर 98, पृथ्वी के आंतरिक भाग के अध्ययन से महत्वपूर्ण वैज्ञानिक साक्ष्य क्या है? वो है भूकंपीय तरंग, जिससे हम इंटीरियर का पता चला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, पृथ्वी के बाह्य क्रोड की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? तो वो जाता है रिचर्ड डिक्सन उर्डान। क्वेश्चन नंबर 100, एस तरंगों के छाया क्षेत्र यानी कि शैडो जोन की उपस्थिति किस तथ्य का प्रमाण है पृथ्वी के बाह्य क्रोड की द्रव अवस्था के होने का? ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने बात कर ली जो हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक था और मोस्ट डिमांडेड टॉपिक था, पृथ्वी का इंटीरियर या फिर पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इस टॉपिक से रिलेटेड हमने कर दिए हैं 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस या फिर एसएससी सीजीएल में डायरेक्टली इससे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो ज़रूर आपने इस टॉपिक को कवर कर लेना है। अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आता है तो मुझे आप फीडबैक ज़रूर अपना कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। और मिलते हो अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस।